रंजन जी अपने घर के बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी पत्नी रंजू ने चाय देते हुए पूछा, रंजन जी, आज आप अखबार ही पढ़ते रहोगे या कोई और भी काम करोगे? रंजन जी बोले, हाँ, आज की छुट्टी पूरी तुम्हारी, बताओ क्या काम करना है? रंजू बोली, वो मैं सोच रही थी देवर जी के घर जाने की। रंजन जी, क्या सुकेश के घर? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम जानती नहीं, अपना हिस्सा मांगने के लिए उसने कितनी बेइज्जती की थी हमारी। बाबूजी के मरते ही उसे हिस्सा देने की इतनी जल्दी थी कि 13वीं तक भी नहीं रुका, पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रंजन जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात को 5 साल बीत गए। रंजू, तो इन 5 सालों में वो एक बार भी हमसे मिलने आया या कभी फ़ोन पर बात की? वैसे आज अचानक वहाँ जाने की जिद क्यों कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रंजू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कोई काम ऐसे ही नहीं करती। सच सच बताओ, क्या बात है? रंजन जी, कल मुझे बाज़ार में उनके घर में काम करने वाली दीपा मिली थी। वह बता रही थी कि नमिता को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। महीने में 2 बार उसे लेकर दिल्ली इलाज कराने जाते हैं और 1 सप्ताह रुककर आते हैं। रंजन जी बोले, क्या नमिता, क्या हुआ उसे? रंजू बोली, दीपा को कुछ ज़्यादा नहीं पता था। वो तो कह रही थी सारा पैसा बेटी के बीमारी में लग गया, अब तो मकान बेचने की तैयारी हो रही है। मुझे भी कह दिया है कि कहीं काम ढूंढ लो। यह सुनकर रंजन जी असहज हो गए। रंजन जी गुस्से से बोले, इतना नालायक है, कुछ बता नहीं सकता। चलो अच्छे में ना सही, बुरे समय में तो खबर दे सकता है, पर उसकी तो नाक कट जाएगी मदद मांगने में। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ छोड़ दो पुरानी बातें, चलो एक बार मिल आते हैं। रंजन जी, ठीक है, तुम तैयार हो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। दोनों सुकेश के घर पहुँच जाते हैं। रंजू आगे बढ़कर घंटी बजाती है। रंजन जी कुछ पीछे खड़े थे। सुधा गेट खोलती है। रंजू और रंजन जी को सामने देखकर सकपका जाती है। उसकी आंखें छलक आती है। एकटक देखने के बाद सुधा बोली, दीदी आप, कहकर गले लग जाती है और रोने लगती है। रंजू बोली, अरे रो क्यों रही है, देख तेरे भैया भी आए हैं। सुधा अपने को संभालते हुए रंजन जी के पैर छूती है। दोनों को अंदर लेकर आती है। अंदर आते ही दोनों दंग रह जाते हैं। घर का आधे से ज़्यादा सामान गायब था। ड्राइंग रूम में जहाँ शानदार सोफा पड़ा होता था, वहाँ 2 प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी थी। दोनों बैठ जाते हैं। रंजन जी सुधा से बोले, सुकेश कहाँ है? सुधा बोली, जी वो काम पर गए हैं, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, आ जाएंगे। सुधा जल्दी से दोनों के लिए पानी लाती है। किचन में जाकर चाय चढ़ा देती है। रंजू उसके पीछे पीछे किचन में पहुँच जाती है। किचन का हाल देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। बड़ा सा फ्रिज, माइक्रोवेव सब गायब था। रंजू सुधा से बोली, नमिता कहाँ है? क्या हुआ है उसे? मैंने सुना है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सुधा के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। सुधा, दीदी, नमिता को कैंसर हो गया है। ना जाने हमारी कौन से कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है। दिल्ली से इलाज चल रहा है, सारी जमा पूंजी लगा चुके हैं। घर का सामान भी बेचकर उसका इलाज करा रहे हैं। अब सोच रहे हैं इस मकान को बेचकर दिल्ली में कहीं किराए पर चले जाएं। रंजू की आंखों से भी आंसू बह निकले। रंजू बोली, इतना सब कुछ हो गया, हमें बता नहीं सकती थी? इतना पराया कर दिया तुम लोगों ने हमें। सुधा बोली, नहीं दीदी, मैंने तो कई बार इनसे कहा, लेकिन ये बोले क्या मुँह लेकर जाऊँ भैया के पास, पहले ही उनकी इतनी बेइज्जती कर चुका हूँ। रंजू ने कहा, हम घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार नहीं, अच्छे में ना सही बुरे वक्त में तो इकट्ठे हो सकते हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुधा आंसू पोंछ कर चाय बनाने लगी। तभी गेट की घंटी बजी।
सुधा ने गेट खोला। सुकेश ने अंदर आकर रंजन जी के पैर छुए। उसे देखकर रंजन जी अंदर तक हिल गए। सुकेश, जिसके चेहरे से हमेशा तेज टपकता था, रूपदार भरा हुआ चेहरा, शानदार कपड़े पहने, बुलेट पर घूमने वाला उनका भाई, आज उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। पीला पड़ा चेहरा, गाल अंदर धंसे हुए, बालों में सफ़ेदी चलकने लगी थी। रंजन जी बोले, ये क्या हाल बना रखा है? इतना कुछ हो गया, मुझे बता नहीं सकता था? सुकेश बिना कुछ बोले अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। रंजू बोली, देवर जी, आपने तो हमें पराया कर दिया, ऐसी भी क्या नाराज़गी? सुकेश ने भाभी के पैर छुए और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी आप लोगों के सामने जाने की। जो मैंने आपके साथ किया, शायद उसी की सज़ा मिल रही है। रंजन जी सुकेश को डांटते हुए, नालायक, हमेशा उल्टी बातें ही करता है। बचपन में तो हर बात अपने भाई से शेयर करता था, आज क्या हो गया? सुकेश फूट फूट कर रोने लगा। रंजन जी के गले लग गया। रंजन जी की आंखें भी नम हो गई। रंजू और सुधा भी रोने लगी। रंजन जी बोले, चल कोई बात नहीं, ये बता नमिता कहाँ है? सुधा बोली, भैया अंदर के कमरे में दवा खाकर सो रही है, मैं अभी जगाती हूँ उसे। रंजू बोली, नहीं, आराम करने दो उसे। वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं? सुकेश बोला, पता नहीं भाभी, लंबा इलाज चलेगा। रंजन जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं देखता हूँ, तू उसकी सारी रिपोर्ट की कॉपी मुझे दे दे। रंजू बोली, ये मकान बेचकर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। रंजन जी, नहीं, मकान नहीं बिकेगा, मैं सब संभाल लूँगा, तेरा दिल्ली में रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। सुकेश, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। रंजन जी, वो तो तुम हमेशा करता है, बचपन में भी शरारत तू करता था और मार मुझे पड़ती थी। यह कहकर रंजन जी हंसने लगे। रंजन जी बोले, अब भी मैं तुझे बचा लूँगा। तभी सुधा चाय लेकर आई। सबने मिलकर चाय पी। सुधा, भाभी नमिता उठ गई है। चारों नमिता के कमरे में पहुंच जाते हैं। सामने पलंग पर कमज़ोर सी लड़की, आंखों में गड्ढे, मुरझाया चेहरा, एकटक सबको देख रही थी। रंजू जी नमिता से बोली, अपनी बड़ी मम्मी को भूल गए बेटा? नमिता को रंजू ने गले लगा लिया। रंजन जी, मेरा शेर बच्चा कैसे बकरी बन गया? ताया जी के साथ रहता तो कभी बकरी नहीं बनता। तेरा बाप तुझे खाने को नहीं देता क्या? नमिता बोली, आप मुझसे मिलने नहीं आए, आपकी चॉकलेट नहीं मिली, इसलिए कमज़ोर हो गई। रंजन जी, तू ठीक हो जा, फिर तुझे हम अपने घर ले जाएंगे। सबसे मिलकर दोनों घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर रंजन जी गहरी चिंता में डूब गए। रंजन जी नमिता की रिपोर्ट लेकर अपने डॉक्टर से बात करते हैं। वह उन्हें एक स्पेशलिस्ट से मिलवाता है। एक सप्ताह बाद वे दोनों राकेश के घर पहुंच जाते हैं। रंजन जी सुकेश से, सुन, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। नमिता का इलाज दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में होगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सरकारी अस्पताल के भरोसे कुछ नहीं हो पाएगा सुकेश, लेकिन भैया उसमें तो बहुत खर्च आएगा। रंजन जी एक बैग उसके आगे सरका देते हैं। रंजन जी, ये 50 लाख है, मैंने गांव की ज़मीन बेच दी। सुकेश और सुधा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। सुकेश, भैया ये आपने क्या किया? मैं तो अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका हूँ, अब आपने भी अपना हिस्सा बेच दिया। रंजन जी बोले, जब बात अपने बच्चे की हो तो सब कुछ फीका लगता है। तू जाने की तैयारी कर, मैंने वहाँ तेरे रहने का भी इंतज़ाम कर दिया है।
ये 50 लाख अगर कम पड़े तो घबराना मत, मेरे पास कुछ सेविंग भी है। 6 महीने के इलाज के बाद नमिता ठीक हो जाती है। आज नमिता घर आ रही थी। रंजन जी और रंजू ने पूरा घर फूलों से सजाया। नमिता जैसे ही घर आई उसका जोरदार स्वागत किया गया। सुकेश और सुधा जैसे ही घर के अंदर आए वे चौंक गए। पूरा घर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी पेंट किया गया है। नए सोफे, किचन में बड़ा फ्रिज, सब पहले जैसा था। सुकेश रोते हुए अपने भाई के गले लग गया। रंजन जी, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। सुधा, भाभी आपने ये सब क्यों कर दिया? आपका कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? रंजू सुधा से, पागल, घर वालों पर कोई कर्ज नहीं होता। हमारे रहते तुम कष्ट उठाओ, ये भी तो नहीं हो सकता। सबने मिलकर नमिता से केक कटवाया। तभी वहाँ दीपा आ गई। रंजू जी, इसे मैंने बुलाया है, यह यहाँ काम करेगी, चिंता मत कर, इसकी पगार मैं दे दूँगी। सुकेश, नहीं भाभी, अब मैं पूरे जोश से काम करूँगा, सब संभाल लूँगा। रंजन जी और रंजू उनसे विदा लेकर घर की ओर चल दिए। अपना सब कुछ लुटाकर अपना परिवार पा लेने पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।